नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति में। मैं हूं अवधेश। राजनीति में आज हम बात करेंगे नेपाल की, उस नेपाल की जिसके साथ हमारे संबंध रोटी और बेटी के हैं, लेकिन उसी नेपाल ने मधुर संबंधों की विरासत को कूटनीतिक जंजाल के बिसात पर बिछा दिया है। हालात ये हैं कि कई मामलों में भारत पर निर्भर नेपाल भारत को आंख दिखाने की कोशिश सिलसिलेवार तरीके से कर रहा है, लेकिन यहां पर सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यह हमारी विदेश नीति की असफलता है या फिर विदेश नीति के साथ ही साथ हमारी सदियों पुरानी दोस्ती को किसी साजिश की नजर लग गई। इन तमाम सवालों पर ही आज चर्चा होगी और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसी राजनीति है जिससे सदियों पुराना रोटी का रिश्ता है वो छेड़ रहा है भारत से रात, जिससे सदियों से बेटी का रिश्ता है वो आपसी संबंधों को तोड़ने को बेकरार। चीन के चंगुल में फंसे नेपाल की बढ़ रही है कारस्तानी। पहले तटबंध की रिपेयरिंग में अड़ंगा, अब नागरिकता पर कहानी। नक्शे से लेकर नीति तक भारत को उकसाने में लगा नेपाल। आखिर क्या है वजह, कौन है वजह और क्या है इलाज? नेपाल की भारत पर बढ़ी बिखराव वाली नीति, आखिर ये कैसी राजनीति? तो नेपाल लगातार उकसाने वाली करतूतें कर रहा है, लेकिन भारत ने फिलहाल उस पर अभी तवज्जो नहीं दी है। तब आका चीन के कहने पर नेपाल ने भारत को उकसाने के लिए नागरिकता संशोधन कानून पारित करके नए विवाद को जन्म देने की कोशिश की। नेपाल सरकार की भड़काने वाली इस कोशिश के बाद तराई और मधेसी इलाकों में जबरदस्त गुस्सा है। वहां के लोगों ने नेपाल सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। महाराजगंज से सटे रूपनदेही जिले के भैरहवा में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ये तस्वीर नेपाल की है। उत्पीडित दलित जनजाति लगायत समग्र जनमानुस यति बेला हामी जनता समाजवादी पार्टीका सम्पूर्ण नेताजीहरूको नेतृत्वमा हामी जुन अहिले यो 2063 को नागरिकता सरकारले फिर्ता हामी सम्पूर्ण यति बेला बाटोमा छौं। पार्टीको माग भनेकै यदि यो सरकारले यो निर्णयलाई फिर्ता लिएन भने तो भारत से शादी करके जो बहुएं आती थी यहाँ पर, उनको आने के साथ नागरिकता देने का जो काम चल रहा है और जो हो रहा है, यही हो हमारा तर्क है। लेकिन वो जो सत्ता पक्ष ने जो बात कहा है कि आने के 7 वर्ष बाद नागरिकता देना चाहिए, उस चीज़ को हम लोग सड़क से लेकर सदन तक ये आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, नेपाल और भारत के बीच सदियों का रोटी बेटी का संबंध है, और जो कि नई सरकार आने की वजह से नेपाल में कहा जा रहा है कि जो भारतीय लड़कियों की शादी नेपाल में होगी उसमें 7 साल बाद उन्हें नागरिकता दिया जाएगा, और जो कि पहले ऐसा कुछ नहीं था। अगर भारत लड़कियों की शादी नेपाल में होती थी तो तुरंत नागरिकता दिया जाता था, और इंडिया की लड़कियों की और नेपाल की लड़कियों की शादी अगर इंडिया में होती थी तो तुरंत उन्हें इंडिया का नागरिकता दिया जाता था। और ये मधेसी भाई लोग इसकी विरोध भी कर रहे हैं, और हम ये सरकार से अपील करते हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। और तो इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडो नेपाल सोशलिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष और नेपाल मामलों के जानकार दीपक मिश्रा, भाजपा प्रवक्ता मनोज मिश्रा, कांग्रेस नेता शबाना खंडेलवाल और समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी राजपाल कश्यप, साथ ही धारचूला में नेपाल सीमा पर पहुंचे एबीपी गंगा उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का स्वागत है। अजीत जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहते हैं, जो भी तस्वीर इस वक्त बन रही है नेपाल बॉर्डर पर, हालात क्या है, ग्राउंड पर क्या कुछ दिख रहा है? अवधेश, बहुत संवेदनशील हालात हैं, और जैसा अभी हमारे दर्शकों ने थोड़ी देर पहले देखा भी होगा हमारे टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से वो अपनी सरहद की चौकसी बढ़ा रहा है और क्या क्या उनके संसाधन हैं। तो अभी महाकाली नदी से जब आप चलते हैं गुंजी की तरफ, काला पानी की तरफ, तो वहाँ उनकी पहले एक भी चौकी नहीं थी। पिछले 15 दिन में उनकी 2-3 चौकियाँ स्थापित हो गई हैं, वहाँ हेलीपैड बन गए हैं, और वो हेलीपैड और वो चौकियाँ बिल्कुल भारत की तरफ से जब वो कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग से जब जाते हैं तो नदी के दूसरे तट पर वो हेलीपैड और उनके आर्मी कैंप बिल्कुल बहुत स्पष्ट तौर पर बने हुए दिखाई पड़ते हैं। चूंकि वहाँ ऐसी स्थिति भी नहीं है कि भारत वहाँ से अगर कुछ करेगा तो उनको अपनी सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा करना पड़ेगा, चूंकि हिमालय के ऊंचे पहाड़ बिल्कुल
बिल्कुल गगनचुंबी पहाड़ वहाँ पर खड़े हैं, तो इस तरह इधर से कुछ हो तो नहीं सकता। लेकिन नेपाल ने वहाँ पर अपनी चौकियाँ स्थापित करके, आर्मी कैंप स्थापित करके ये दर्शा दिया है कि वो भारत से बहुत बेहतर संबंध बनाने के फिलहाल मूड में नहीं है। मनोज आज ही मिश्रा जैसे जी, धारचूला में शाम को बिल्कुल कुछ लोगों के लिए झूला पुल नेपाल के लिए खोला गया। जी बिल्कुल। मनोज मिश्रा जी, ये क्या हो गया? रोटी बेटी का रिश्ता, सदियों पुरानी दोस्ती, विदेश नीति संभली नहीं या कोई उसको गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है? देखिए अवधेश जी, ये इसको ये कहना चाहिए कि छोटे भाई उत्पात करते रहते हैं और बड़े भाई माफ़ करते रहते हैं। तो ये फीलिंग भारत की नेपाल के प्रति रही है। कोई मियाद और है उसी माफी को की? नेपाल को लगता है टेकन ग्रांटेड मान लेते हैं वो लोग। देखिए नेपाल के दिमाग में ये स्पष्ट है कि हम कुछ भी करते रहे, भारत की तरफ से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात ये वहाँ की आंतरिक राजनीतिक समस्या भी है जी, कि वो उस आंतरिक राजनीति की समस्या पर विजय पाने के लिए इस तरह के एक्शन कर रहे हैं जिससे उनको स्थायित्व मिले। और दूसरा चीन की साजिश भी है जो आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाई है। लेकिन कुल मिला के नेपाल भारत का अघोषित अंग जैसा है, क्योंकि इस रोटी बेटी के संबंध के साथ नेपाल की इकोनॉमी भारत से बहुत गहरे तक जुड़ी है। आप देखिए नेपाल जो लोग जाते हैं, पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं और भी किन्हीं कारणों से जाते हैं, वो कितना रुपया इन्वेस्ट करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं नेपाल में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई नेपाली गोरखा भारत में आके नौकरियां करते हैं। नेपाली नायिका मनीषा कोइराला को भारत ने सिर पर बिठाया, आंखों बिठाया। तो भारत तो बड़े भाई की भूमिका में है। बिल्कुल। लेकिन सवाल दीपक मिश्रा जी यही है कि जो रोटी का रिश्ता था वो ताक पर है, जो बेटी का रिश्ता था वो भी नए नागरिकता संशोधन के साथ ताक पर है। ये रोटी बेटी की बातें केवल अब अपना दिल बहलाने वाली बात हो गई या कोई उम्मीद आपको दिखती है? देखिए, मुझे तो पूरी तरीके से उम्मीद है, क्योंकि नेपाल की राजनीति में महत्वपूर्ण दखल रखने वाली कोइराला जी की पार्टी इस विधेयक के पूर्णतः खिलाफ है और जन विरोध के नाते अभी तक ये विधेयक पास हो नहीं पाया। सिर्फ रोटी बेटी का ही संबंध नहीं है हमारा नेपाल का। आज़ादी की लड़ाई में 1942 में डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल ने ही संरक्षण दिया था। हनुमाननगर थाने में नेपाली लोगों ने ही उन्हें बचाया था। लोहिया की पहली गिरफ्तारी राणाशाही के खिलाफ नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना को लेकर हुई थी और नेहरू का भी लोहिया की गिरफ्तारी को समर्थन था। सरदार पटेल ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी। इतिहास का पन्ना है। तो हमारा उनका दर्द और दिल का रिश्ता है। हाँ, जब से वहाँ कम्युनिस्ट सरकार बनी है तब से इस तरह की बातें हो रही हैं। पहली बार नेपाल के बंदूकों के रुख भारत की तरफ था। मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता की बात सुन रहा था तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं हंसूं या रोऊं। कूटनीतिक मामलों में इतने हल्के बयान नहीं देने चाहिए। कूटनीतिक मामलों में बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। दुर्भाग्य है कि अभी तक भारतीय एम्बेसी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सार्थक सकारात्मक नहीं आया है। आप देखिए, अगर यही घटना चीनी नागरिकों को लेकर होती या चीन के सवाल पर होता तो अब तक चीन एक प्रभावशाली हस्तक्षेप कर चुका होता। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो मधेसी जो हैं, मधेसी को माना जाता है कि वह भारत के पक्ष में है और मुश्किल से 8 या 9% की आबादी चीन के समर्थन में है। 8 से 9% आबादी को जिस तरीके से समर्थन मिलता है, दुर्भाग्य है कि जाट साहब के जाने के बाद, जनेश्वर जी के जाने के बाद, अटल जी थोड़ी बहुत समझ रखते थे। लोहिया और जयप्रकाश जी के जाने के बाद अब नेपाल के प्रति जो भारत की नीति है वह बहुत हास्यास्पद हो चुकी है। ठीक है, अटल जी के बाद का वक्त गड़बड़ हुआ। शबाना खंडेलवाल जी, उदार चरिता नाम जब यूपीए की सरकार आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो 4 साल में 3 बार नेपाल जाते हैं। बार बार ये जताने की कोशिश करते हैं कि नेपाल को हम अपना मानते हैं, संबंध आगे बढ़ेंगे। लेकिन यूपीए सरकार ने अपने 2 टर्म में क्यों जरूरत महसूस नहीं की कि नेपाल में दौरा किया जाए, नेपाल को ये बताया जाए कि हमारे संबंध वैसे ही बने रहेंगे? जी अवधेश जी, देखिए, जब हमारी सरकार थी तब सारे लोगों से बहुत अच्छे और मधुर संबंध थे। आज जो हम कितने दौरे हुए? हम अमेरिका की चमचागिरी में लगे हुए हैं। शबाना जी, आज मुद्दे पे रहिए। कितने दौरे किए आपके नेताओं ने? प्रधानमंत्री कितनी बार गए? देखिए अवधेश जी, मुश्किल से 2 बार, या कोई तो बहुत से तो गए नहीं।
मगर आपके जो 9 प्रधानमंत्री बार की बात कर रहा नेपाल वो चाइना गए, लगातार सभी विदेशों के दौरे करते रहे, मगर रिजल्ट क्या है? हम अपने लोगों को मना नहीं पा रहे हैं। नेपाल हमारा अपना है, भूटान सार्क हमारा की अपना बैठक में है, मनमोहन जी गए श्रीलंका हमारा अपना है। हम क्यों उनको नाराज कर रहे हैं? हम कहाँ अपना अहम दिखा रहे हैं? हमने मित्रता बढ़ाई कहाँ पर? जो कभी हमारे सगे थे नहीं। हम अमेरिका को मनाने में, ये पड़ोसी मुल्क हमारे अपने हैं, हमारे अपने भाई हैं, और हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। इनको नाराज नहीं करना है। हम सब एक दूसरे से दूध में शक्कर की तरह मिले हुए हैं, और हमें वही भाईचारा राजपाल जी के कायम पास रखना जाएंगे। है। दीपक जी, मोदी एक जी क्या संक्षेप में कर आपसे रहे हैं, ये समझना हमें चाहते समझ में नहीं आ रहा। हैं, ये जो नेपाल भारत के हाथों से खिसका और चीन के गोद में बैठने लगा, क्या इसके जिम्मेदार यूपीए नहीं है? यूपीए की तरफ से क्या वो कदम उठाए गए जो उठाए जाने चाहिए थे? देखिए इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। कांग्रेस की भी सरकार, जिसने नेपाल के प्रति वह सकारात्मक रुख नहीं अपनाया जो अपनाना चाहिए था, और वर्तमान जो मोदी जी की सरकार चल रही है, वह सरकार तो बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसकी कोई विदेश नीति भी है, वैदेशिक मामलों में इसकी कोई अपनी समझ भी है। यह तो सिर्फ शोबाजी में लगी हुई है। आप देखिए कि नेपाल से अभी तक कोई विदेश मंत्री स्तर से कोई वार्ता तक नहीं हुई। और यही नहीं, भारत जब तक नाम मूवमेंट को हेड करता था, नाम मूवमेंट का वो सूत्रधार होता था, तब तक नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये सब भारत के पीछे खड़े होते थे। आज भारत ने नाम मूवमेंट को छोड़ सा दिया है। सिर्फ चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो नाम मूवमेंट में नहीं जा पाए थे। उसके बाद अगर कोई प्रधानमंत्री हुए हैं तो नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। हम अमेरिका और चीन और रूस के पीछे खड़े होकर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया और अफ्रीकन कंट्रियों के नेता नहीं बन सकते। हमें अपने वैदेशिक मामलों में बहुत सार्थक सोचना होगा। राज्यपाल कश्यप जी ने किया, उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ी सीमा नेपाल के साथ अपनी साझा करता है। 1751 किलोमीटर की पूरी सीमा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीधे तौर से नेपाल से जुड़े हैं। इतना गहरा संबंध आज इस स्तर पर क्यों है कि हमें रोज एक नई चुनौती अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से नेपाल से देखने को मिलती है? देखिए, हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री जी की और बीजेपी सरकार की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह फेल हो गई। पता नहीं क्यों हमारे जो पड़ोसी राज्यों से जिनसे रोटी बेटी का संबंध था, अच्छा रिश्ता था, सब मिलते जुलते थे, वो रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। और इनके सांसद ही पार्लियामेंट में बोलते थे कि ज़मीन कब्जा हो रही, ये हो रहा, वो रहा। दूसरों की तो बात छोड़ जाओ, या अपने बीजेपी के सांसदों को नहीं सुनते। अब इतिहास की तो बातें गईं। अब नए परिदृश्य में क्या करना चाहिए सरकार को? ये नई रणनीति बनानी चाहिए, लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। नेपाल देखिए सीमा पे प्रदर्शन कर रहा, हमारे सैनिकों को मार दिया, चीन ने हमारे सैनिकों को मार दिया। ये किस तरीके की? ये बीजेपी सरकार तो कहती थी 1 इंच नहीं देंगे, अब तो वो हमारे सीमा पे सैनिक भी मारे जा रहे हैं, जवान भी मारे जा रहे हैं, सभी सीमाओं पे मारे जा रहे हैं। ये इनकी गलत नीतियां हैं, नहीं तो बीजेपी। अवधेश जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री, बल्कि मैं तो परिधानमंत्री कहती हूँ उनको, लगातार गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते थे कि है कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज क्या हो रहा है? हमारे पड़ोसी, हमारे अपने, हमारे भाई हमसे लड़ने के लिए या हमसे नाराज हैं। ये किसकी कमी है? ये विदेशी नीतियों की। आप कहाँ हैं? आप कहाँ? आपकी नीतियां हैं। आप रोज वहां जाके बिरयानी खाते हो, पाकिस्तान में जाके। शबाना जी, अमेरिका मैंने आपसे पूछा कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में कितनी बार आपके नेता नेपाल के पास गए, नेपाल में दौरे किए, क्या वहां पर सकारात्मक चीजें करने की कोशिश हुई? आप उस पर बात एकदम नहीं करना चाहती। मनोज मिश्रा जी, आप जवाब दीजिए, आरोप बड़े गंभीर है। बिल्कुल, हम जी देखिए अवधेश जी, ये जो भाषण दे रहे हैं विदेशी नीति पर, वो विदेशी नीति का अक्षर ज्ञान तक उन्हें नहीं है। आपको बताऊं कि योगा को 182 देशों ने, यूएनए के 182 देशों ने समर्थन दिया। दूसरा, आज की तारीख में नॉन अलाइंड मूवमेंट की क्या भूमिका रह गई है। दूसरी चीज,
तीसरी चीज आप अगर देखें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्थायी सदस्यता के लिए भारत का कितने देश समर्थन कर रहे हैं और स्थायी सदस्यता दिल्ली वो कितने देशों ने दी। चौथी चीज, आप केवल विदेश नीति की बात कर रहे हैं, आप कुछ भी बोल लें, विदेश नीति पर तो कम से कम धैर्य से बोलें। विदेश नीति भारत की अस्मिता से जुड़ी चीज है। विदेश नीति ऐसी नहीं कि आप कुछ भी बोल लें, आप ज्ञान ना होते हुए भाषण झाड़ देंगे। विदेश नीति का स्टाइल नहीं। दूसरा, दीपक जी जो लगातार कह रहे हैं, दीपक जी का एटीट्यूड ऐसा है जैसे भाजपा ने कुछ किया ही नहीं, सब कुछ कांग्रेस करती रही और उससे पहले की सरकारें करती रही, भाजपा ने कुछ नहीं किया। और ये विपक्ष के नेता जितने, ये तो सारे विपक्ष के ही है, इनसे कोई समस्या है नहीं, ये तो निगेटिव बोलेंगे ही। जब ये सैनिकों की शहादत पर निगेटिव बोलते हैं, जब ये देशभक्ति पर निगेटिव बोलते हैं, लेकिन मनोज जी आप भी नेपाल पर बोलने को तैयार नहीं है। ये भाषण देंगे। नेपाल ने जिस तरीके से नक्शे को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया, हमारे क्षेत्रों को, चीन की बात कर रहे हैं, तटबंधों की बात कर रहे हैं, नागरिकता पर आप बोल नहीं रहे, आप भी योगा पे चले गए, बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रही है। ये नहीं, ये लोग ये कह रहे हैं कि विदेश नीति। ठीक है राजपाल जी, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। राजपाल जी, विदेशी नीति कैसी है? विदेशी नीति जी अवधेश जी, नेपाल अपनी संसद में हमारे भारत के खिलाफ लगातार प्रस्ताव ला रहा है और हमारी पार्लियामेंट क्यों मौन है? क्यों नहीं पार्लियामेंट बुलाते हैं? सदन क्यों नहीं बुलाते हैं? प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट बुला के सांसदों की भी राय ले ले। जो सांसद चुन के आते हैं, क्या केवल ये सांसद केवल दिखावे के लिए है? संसद और विधानसभाएं केवल दिखाने के लिए है क्या? ये वर्तमान में वर्चुअल रैली हो सकती है, पार्लियामेंट की संसद नहीं चल सकती। चुनाव के लिए वर्चुअल रैली करोड़ों रुपए बीजेपी खर्च कर सकती है, लेकिन देश के सांसदों से राय लेने के लिए पार्लियामेंट और विधानसभाएं नहीं चला सकते। जब देश में संकट आया, किसी की सलाह नहीं ली जा रही, और क्या सीमा पे हो रहा, क्या नहीं हो रहा, सेना को भी दबाव में लिया जा रहा, सेना को भी दबाव में लिया जा रहा, और ये लोग लगातार हमारे जवानों को शहीद करवा रहे हैं। इनकी गलत नीतियां हैं जो शहीद करवा रहे हैं। और ये बीजेपी के लोग जिस तरीके का भाषण देते थे कि सीमा पे एक सन ले जाएगा तो 10 सन लाएंगे, कहां तक जमीनी हालात ले लेते फिर आते हैं आप लोगों के पास। अजीत जी, बीजेपी का आप इस वक्त नेपाल बॉर्डर पर मौजूद है, जो भी वहां पर स्थितियां हैं, अगर नेपाल वहां पर हेलीपैड बना रहा है, वहां पर उनके सैनिक मौजूद है, जानकारी ये भी मिल रही कि हेलीपैड के जरिए बड़ी कंस्ट्रक्शन मशीनें उतारी जा रही हैं, मतलब अविश्वास इतना बढ़ गया कि बॉर्डर तक हेलीपैड बनाने की जरूरत पड़ रही है नेपाल को। ठीक है, अजीत जी का रुख करेंगे। दीपक जी, अब सवाल यह है कि नेपाल मामलों के आप जानकार हैं, चीजों को बेहतर ढंग से समझते हैं, क्या इस वक्त भारत को कदम उठाने की जरूरत है? राजनीति की धुरी कैसे बदलेगी? कैसे नेपाल को चीन के गोद से बाहर किया जाए? क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ बड़ा नकारात्मक है। देखिए मान्यवर, मैं आपकी डिबेट में आने से पहले नेपाल के प्रभावशाली सांसद अभिषेक प्रताप शाह जी से बात कर रहा था, जो इंडो नेपाल काउंसिल के सेक्रेटरी भी हैं जी। भारत को चाहिए कूटनीतिक मामलों में कि वहाँ जो लोग इस सनातन विरोधी कानून, सनातन विरोधी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो वसुधैव कुटुंबकम को प्रतिबिंबित करने वाली मान्यताओं पे नेपाल चल रहा था, जिससे भी शादी हुई उस बहू को उसने अपनाता था, और उन लोगों से सीधे संवाद करना चाहिए। हमेशा से नेपाल में भारत के बड़े नेता जाते रहे, जयप्रकाश जी जाते रहे, लोहिया जी जाते रहे, राणाशाही के विरोध में लोहिया जी ने यहाँ पे धरना दिया था, नेपाल दिवस। ये गड़बड़ी किससे हुई सर? यूपीए से गड़बड़ी हो गई या एनडीए से गड़बड़ी हो गई? वहां जाए, मुझे लगता है कि दोनों इसमें अपराधी हैं। ज्यादा अपराधी प्रधानमंत्री मोदी जी इसलिए हैं कि मनमोहन जी विदेशी मामलों में वो अपने मुंह को अपना हथियार बना लेते थे। कोई दीपक जी, क्या केपी शर्मा ओली जी इसमें आपको जिम्मेदार नहीं लगते? क्योंकि अभी बहुत टाइम नहीं हुआ, मई में जब नेपाल में राजनीतिक संकट गहरे हुए, उसके बाद चीन अपने दूत को भेजकर कम्युनिस्ट पार्टी से बात करता है, ओली साहब की सरकार बचती है। क्या इसलिए ओली साहब चीन की गोद में बैठ गए? इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल देखिए, ओली साहब का जो झुकाव है वो चीन की तरफ स्वाभाविक है, और जब ओली साहब वहां बने थे तब मैंने कहा था कि भारत को यहां पे सक्रिय भूमिका निभानी होगी। यही देखिए हमारे यहाँ कूटनीतिक गलतियां कैसे होती हैं। मैं श्रीलंका में दौरे पे था, श्रीलंका के जब सत्ता परिवर्तन होता है तो एक बड़ा अखबार
साउथ का लिखता है कि वहां एंटी इंडियन विरोधी गवर्नमेंट हो गई। मैंने विदेश मंत्रालय से बात की, मैंने कहा कि मान्यवर श्रीलंका के प्रति ये क्या दुष्प्रचार हो रहा है, आप सीधा संवाद कीजिए। ठीक है, मतलब संवाद की जरूरत है। अजीत जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो कुछ भी नेपाल बॉर्डर पर चल रहा है, वहां पर हेलीपैड का बनना, वहां पर बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन मशीनों का उतरना, क्या ये अविश्वास का बड़ा पैमाना खड़ा हो गया है या वहां सामान्य घटना पहले होती रही है? अवधेश, देखिए मैं आपको एक ये चीज़ ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 2 दिनों में नेपाल और भारत की करीब 80 से 85 किलोमीटर सरहद का दौरा किया जी। मेरी ये यात्रा पूरी 2 दिन की थी और 80-90 किलोमीटर मैं यहाँ से चला हूँ धारचूला से, और काला पानी मुझसे थोड़े ही दूर रह गया था। वहाँ मिलिट्री चूँकि जाने नहीं दे रही थी, तो वो एक अलग बात थी। और दूसरा, अभी हमारे सम्मानीय वक्ता ने शुरू में ही कहा था कि यहाँ तो बड़े भाई हैं, छोटे भाई को माफ़ करने का हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन यहाँ मैं आपकी बहुत एक गलतफहमी दूर कर देता हूँ। यहाँ कोई छोटा भाई माफ़ी नहीं मांग रहा है, यहाँ छोटा भाई अपने सैनिक बढ़ा रहा है सरहद पर। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये महाकाली नदी का तट है और वो सामने मेरे नेपाल है, और यहाँ से ही पश्चिम नेपाल को बिजली आपूर्ति होती है, यहाँ से ही सारा खाद्यान्न जाता है, यहाँ से ही सारी आवश्यक वस्तुएं जाती हैं, और इतनी निर्भरता नेपाल की हिंदुस्तान पर है। लेकिन नेपाल फिर भी आंखें दिखा रहा है, और आप उस नेपाल को जितना मैं देख कर आ रहा हूँ, आप भूल ही जाइए कि वो पुराना मित्र होगा। उसकी अपनी पूरी तैयारी है, पूरी शक्ति के साथ वो खड़ा है। जी, क्या सामरिक तैयारियों की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? जी, सामरिक तैयारी जैसे मैंने अवधेश अभी आपको बताई कि हेलीपैड बने हैं महाकाली नदी के तट पर, कुछ और कैंप्स लगे हैं। आज हमने कल जब मैं गया था तो वो कैंप्स नहीं थे, आज एक नए कैंप्स आ गए हैं। उनमें बहुत सारे लोग हैं सिविल वर्दी में, लेकिन वो आर्मी के लोग हैं। वहाँ कैंप बढ़ाए जा रहे हैं, सड़क काटकर इतना रास्ता ये बड़ी बनाया जा रहा महत्वपूर्ण है। बात है। मनोज मिश्रा जी, वक्त एकदम नहीं है, छोटा सा जवाब आपका। सच्चाई आप लोग देख नहीं पा रहे, दिख नहीं रही, या कुछ छिपा रहे हैं देश से? देखिए अवधेश जी, ये देखिए कि जो कम्युनिस्टों का बेस क्या है वहाँ पर। कम्युनिस्टों का बेस तो कांग्रेस के शासन गया, यूपीए के शासन में गया, और कम्युनिस्ट चाहे भारत के हो चाहे नेपाल के हो, भारत विरोधी है, देश विरोधी। उनकी जड़ें चीन और रूस में है, तो उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि भारत की नीतियों के पक्ष में होगा, ये गलत है। दूसरी चीज ये है कि नेपाल की जनता भारत के साथ जुड़ी है, तन मन धन से जुड़ी है, और वो उन सरकार का जुड़ना जरूरी है, जनता के जुड़ने से कुछ नहीं होता, ये आपको पता है। आप सत्ता में है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, चूंकि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय है, ऐसे में बड़ी गंभीरता से सोचने और समझने की और आगे बढ़ने की जरूरत है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राजनीति में आज के लिए फिलहाल इतना है।